नमस्कार। आज तारीख है 7 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण भाग 1। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों की तैयारी को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, तकनीकी विकास हैं, पर्यावरण के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सरकारी पहले भी। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक रिवीजन का भी अच्छा मौका रहेगा। हमारा मकसद हमेशा की तरह यही है कि इन सभी स्रोतों से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें, उसका विश्लेषण करें ताकि परीक्षा की तैयारी में सीधी मदद मिल सके। तो चलिए आज की जानकारी के इस खजाने में थोड़ी गहराई तक चलते हैं। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि हर विषय के मुख्य बिंदु तो देखें ही, साथ में उसकी पृष्ठभूमि और परीक्षा के लिहाज से क्या महत्व है उसे भी समझें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 से। इसे अभी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के ऑफिस ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े थोड़े ध्यान खींचने वाले हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर वो 2023 में गिरकर 1.9 हो गई है। हाँ, ये पिछले 2 सालों में पहली गिरावट है। और दिलचस्प ये है कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीएफआर अब रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 उससे भी नीचे है। साथ ही क्रूड बर्थ रेट सीबीआर वो भी कम हुई है। 2022 में 19.1 थी, अब 18.4 हो गई है। और इसमें राज्यों में काफी अंतर है ना? हाँ बिल्कुल, बिहार में सबसे ज्यादा है 25.8 और तमिलनाडु में सबसे कम सिर्फ 12। और एक और आंकड़ा है बुजुर्ग आबादी का। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग अब आबादी का 9.7% हो गए हैं। 2011 में ये 8.6% थे। केरला इसमें सबसे आगे है, करीब 15%। हाँ, और जन्म के समय लिंगानुपात एसआरबी वो 917 दर्ज हुआ है। देखिए ये आंकड़े खासतौर पर टीएफआर का गिरना और बुजुर्ग आबादी का बढ़ना, ये साफ तौर पर भारत के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दिखाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब आबादी की संरचना में बदलाव। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके सामाजिक सुरक्षा पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरे और दूरगामी असर पड़ेंगे। अच्छा, जैसे आपने सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया, तो क्या इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हमें पेंशन स्कीम्स या एल्डरली केयर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नए सिरे से सोचना होगा? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो घटती वर्किंग पॉपुलेशन और बढ़ती डिपेंडेंट एल्डरली पॉपुलेशन के बीच एक संतुलन बना सकें। परीक्षा के नजरिए से देखें तो टीएफआर और सीबीआर के जो राज्यवार आंकड़े हैं वो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। और हाँ, ओआरजी की भूमिका क्या है, टीएफआर की परिभाषा क्या है, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, ये सब भी याद रखना चाहिए। ये जीएस पेपर 1 यानी जनसंख्या और सामाजिक मुद्दे और जीएस पेपर 2 स्वास्थ्य दोनों के लिए अहम है। ठीक है, अब तकनीक और स्वास्थ्य के मेल पर आते हैं। भारत हाल ही में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी जीआरएन में शामिल हुआ है। ये क्या है असल में? हाँ, जीआरएन ये जिनेवा में स्थित एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट संगठन है। अच्छा। इसका मुख्य काम है हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल बढ़वाना। तो ये कैसे काम करता है? ये साझा सीख, जॉइंट स्टैंडर्ड्स बनाने और जो नए रिस्क आ रहे हैं एआई से जुड़े, उनकी पहले से चेतावनी देने जैसे तरीकों से विश्वास बनाने, सुरक्षा सुधारने और जिम्मेदार इनोवेशन को तेज करने की कोशिश करता है। और भारत को इससे क्या फायदा होगा सदस्य बनने का? सदस्यों को एक ग्लोबल डायरेक्टरी मिलती है जिसमें रजिस्टर्ड एआई हेल्थ डिवाइस की जानकारी होती है। भारत की तरफ से इसमें आईसीएमआर, एनआईआरडीएचएस और इंडिया एआई सहयोग करेंगे। इंडिया एआई ये तो सरकार की पहल है ना? हाँ बिल्कुल, ये मिट्टी के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से काम करती है। लक्ष्य है भारत को एआई इनोवेशन में लीडर बनाना। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, स्वास्थ्य सेवा में एआई का दखल तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है। जीआरएन में भारत की भागीदारी से न सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि देश में एआई बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस तक सबकी मतलब बराबर पहुंच हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है,
एआई के हेल्थ में इस्तेमाल से डेटा प्राइवेसी या फिर कहीं उसमें कोई बायस ना हो, ऐसी चिंताएं भी तो हैं। क्या जीआरएन इन पर भी ध्यान देता है? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब चिंताएं हैं और जीआरएन जैसे नेटवर्क का एक उद्देश्य इन चुनौतियों से निपटने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना भी है। ये सुनिश्चित करना कि एआई का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदार तरीके से हो, ये भी इसके दायरे में आता है। अच्छा। परीक्षा के लिए एआई की एक बेसिक समझ कि ये मानवीय क्षमताओं की नकल करने वाली तकनीक है और आईसीएमआर की भूमिका पब्लिक हेल्थ पर गाइडलाइंस देना, ये तो जरूरी है ही। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस हेल्थ आईआर दोनों के लिए काम का है। ठीक है। अब विज्ञान से ही एक और खबर है, P47 प्रोटीन के बारे में। कोलकाता के एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ये प्रोटीन एक मैकेनिकल चैपरोन की तरह काम कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है। देखिए, P47 को अब तक सेलुलर मशीन P97 का एक हेल्पर मतलब कोफैक्टर माना जाता था। P97 ये क्या करती है? ये P47 मशीन कोशिकाओं में प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उन्हें नष्ट करने मतलब डिग्रेड करने का काम करती है। एक तरह का पावर हाउस है। ओके। लेकिन नई रिसर्च ये बता रही है कि P47 खुद भी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर साइटोप्लाज्म में निकालने में मदद करता है, खासकर जब सेल पर कोई स्ट्रेस हो। अच्छा, ये कैसे करता है? ये प्रोटीन को मतलब पॉलीपेप्टाइड्स को स्थिर रखता है और उन्हें बहुत संकरे रास्तों से गुजरने में मदद करता है। इससे उनके गलत तरीके से फोल्ड होने मिसफोल्डिंग का खतरा कम हो जाता है। और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये पहली बार सिंगल मॉलिक्यूल लेवल पर देखा गया है। हाँ, यही इस खोज की खासियत है कि P47 जैसे कोफैक्टर खुद भी स्वतंत्र रूप से फोर्स पर निर्भर होकर चैपरॉन जैसा काम कर सकते हैं। तो इस खोज का क्या महत्व हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पर? देखिए, ये बुनियादी जीव विज्ञान की समझ को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व ये है कि प्रोटीन का गलत तरीके से फोल्ड होना या उनका अस्थिर होना ये कई बीमारियों से जुड़ा है। जैसे कुछ न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियां हैं। तो अगर P47 जैसे मैकेनिकल चैपरॉन को टारगेट किया जा सके तो शायद भविष्य में इन बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाएं बनाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्या इस तरह की बेसिक रिसर्च से असल दवा बनने तक का सफर बहुत लंबा नहीं होता? हाँ, आमतौर पर होता है। बेसिक रिसर्च से दवा बनने तक का सफर अक्सर लंबा और कई चरणों वाला होता है। लेकिन ये खोज एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। परीक्षा के लिए प्रोटीन क्या होते हैं, चैपरॉन क्या होते हैं जो अनफोल्डेड प्रोटीन को स्थिर करते हैं, इनकी बेसिक परिभाषा और इस खोज का संभावित अनुप्रयोग ये जानना जरूरी है। ये जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक खासकर बायोटेक्नोलॉजी के तहत आ सकता है। समझ गई। चलिए अब पर्यावरण संरक्षण की तरफ चलते हैं। असम के एक फाउंडेशन ने वल्चर नेटवर्क पोर्टल बनाया है। ये क्या है? हाँ, वल्चर नेटवर्क पोर्टल ये भारत में अपनी तरह का पहला क्लाउड आधारित पोर्टल है। क्लाउड आधारित? हाँ, ये गिद्धों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए एक तरह का नॉलेज हब बनेगा और इसका एक बड़ा मकसद उन लोगों को जोड़ना भी है जो गिद्धों को बचाने के काम में लगे हैं, उनका एक नेटवर्क बनाना। इसे किसने बनाया है? इसे वी फाउंडेशन इंडिया ने असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क और कुछ और संगठनों के साथ मिलकर शुरू किया है। तो ये पोर्टल करेगा क्या? ये वैज्ञानिक जानकारी जमा करेगा, जागरूकता फैलाएगा और स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी देगा। शुरुआत असमिया से कर रहे हैं। मुफ्त डाउनलोड करने वाली सामग्री भी होगी। अच्छा। और ये गिद्धों के किन खतरों पर फोकस करेगा? जो मुख्य खतरे हैं, जैसे जानवरों के शवों में जहर मिला होना, डाइक्लोफेनाक जैसी नुकसानदेह दवाएं जो पशुओं को दी जाती थीं, और गिद्धों के बारे में जो गलत धारणाएं हैं समाज में। भारत में गिद्धों की स्थिति वैसे है कैसी? काफी चिंताजनक है। कई प्रजातियां खतरे में हैं, जैसे स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इसके तो सिर्फ 800 वयस्क ही बचे हैं शायद। IUCN स्टेटस गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर भी है, रेड हेडेड वल्चर भी है। देखिए, ये पहल सिटीजन साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सिटीजन साइंस मतलब आम लोगों की भागीदारी? हाँ, बिल्कुल। गिद्ध हमारी इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। वो प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं, स्कैवेंजर्स। उनकी घटती संख्या वाकई चिंता का विषय है। इस पोर्टल से डेटा कलेक्शन और लोगों की भागीदारी दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी। परीक्षा के लिहाज से देखें तो गिद्धों की पारिस्थितिक भूमिका क्या है, उनकी अलग अलग प्रजातियों का IUCN स्टेटस क्या है, खासकर जो संकटग्रस्त हैं, और उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास हुए हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक पर बैन लगा था, ये सब जानना जरूरी है। क्लाउड आधारित पोर्टल का कॉन्सेप्ट भी साइंस एंड टेक के लिए महत्वपूर्ण है। GS पेपर 3 पर्यावरण, जैव विविधता, संरक्षण। ठीक है।
अब जरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भूगोल की ओर रुख करते हैं। सेशल्स हाल में खबरों में था। भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 1TS वहां गया था दौरे पर। हाँ, जिसमें INS स्थिर, INS शार्दुल और कोस्ट गार्ड का जहाज सारथी शामिल थे। 4 दिन का दौरा था। सेशल्स की लोकेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, 115 द्वीपों का समूह है। हालांकि सिर्फ 8 पर ही स्थायी रूप से लोग रहते हैं। और यहाँ ग्रेनाइट वाले पहाड़ी द्वीप भी हैं और कोरल आइलैंड्स भी। बिल्कुल। माहे ग्रुप ग्रेनाइटिक है और फिर कोरलिन आइलैंड्स हैं। राजधानी विक्टोरिया है और 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं वहाँ। कौन सी? एक तो एल्डब्रा एटॉल और दूसरी वाली देमाई नेशनल पार्क। अच्छा, तो भारत के लिए सेशल्स का क्या महत्व है? देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो सागर नीति है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिहाज से सेशल्स का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। नौसेना की ये यात्राएं सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होती, ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाती हैं। क्या इन यात्राओं के अलावा भी भारत और सेशल्स के बीच कोई डिफेंस कोऑपरेशन है? हाँ, काफी समय से है। इसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्वाइलेंस में मदद देना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, ये सब शामिल हैं। ये यात्राएं उसी व्यापक सहयोग का एक हिस्सा हैं। भूगोल के नजरिए से आर्किपेलागो द्वीप समूह क्या होता है, ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल द्वीप में क्या फर्क है, और हिंद महासागर में सेशल्स की लोकेशन मैप पर देखना, ये सब महत्वपूर्ण है। और यूनेस्को साइट्स तो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं ही। GS पेपर 1 भूगोल मैपिंग, GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंद महासागर क्षेत्र। एक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, मल्लक्का जलडमरू मध्य, यही भी हाल में चर्चा में रहा है। खबर आई कि भारत को वहां गश्त करने में अपने इंटरेस्ट के लिए सिंगापुर का समर्थन मिला है। ये स्ट्रेट इतनी जरूरी क्यों है? मलक्का स्ट्रेट ये है अंडमान सागर हिंद महासागर को साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लोकेशन क्या है इसकी? ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया दक्षिणी थाईलैंड के बीच में है और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है ये। तो इसकी सुरक्षा कौन देखता है? यहाँ की गश्त को सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया मिलकर नियंत्रित करते हैं। इसे मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल्स MSP कहते हैं। 2004 में शुरू हुआ था, बाद में थाईलैंड भी जुड़ गया। इसमें क्या क्या शामिल है MSP में? इसमें समुद्री गश्त है, हवाई निगरानी है जिसे आइज इन द स्काई कहते हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। और भारत के लिए ये क्यों अहम है? देखिए, भारत का लगभग 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है और करीब करीब हमारा सारा LNG इंपोर्ट भी यहीं से गुजरता है। अच्छा। हाँ, और दूसरी तरफ ये चीन के जहाज़ों के लिए भी एक चोक पॉइंट है, तो इससे इसकी स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए लाइफलाइन जैसा हुआ। एकदम सही। इस इलाके में कोई भी अस्थिरता या रुकावट भारत के हितों पर सीधा असर डाल सकती है। इसलिए यहाँ अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाना या गश्त में भूमिका निभाना, ये भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के हिसाब से है। लेकिन क्या इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि से जो मौजूदा व्यवस्था है MSP की या जो रीजनल पावर्स हैं, उनके साथ कोई तनाव नहीं हो सकता? ये एक संवेदनशील मामला है। भारत को अपने हितों को साधने के साथ साथ रीजनल देशों के साथ विश्वास और सहयोग बनाकर चलना होगा। सिंगापुर का समर्थन मिलना इसी दिशा में एक अच्छा संकेत है। परीक्षा के लिए MSP की संरचना, कौन कौन से देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये स्ट्रेट किन देशों को अलग करती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और किन समुद्रों को जोड़ती है, अंडमान और साउथ चाइना सी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट भी है। GS पेपर 1 भूगोल, GS पेपर 2 IR समुद्री सुरक्षा, GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं खेल और विज्ञान के एक दिलचस्प मेल पर। भारत ने एंटी डोपिंग टेस्टिंग को मजबूत करने के लिए एक चीज विकसित की है, मिथिनाइन डायोनॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM की एक बहुत शुद्ध रेफरेंस मटेरियल RM। ये क्या है? हाँ, ये वाकई आत्मनिर्भर भारत का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे निपर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने NDTL नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। रेफरेंस मटेरियल RM क्या होता है? RM दरअसल किसी दवा या उसके मेटाबोलाइट का सबसे शुद्ध रूप होता है। मेटाबोलाइट मतलब शरीर में दवा के टूटने के बाद जो पदार्थ बनता है। डोपिंग टेस्ट में सटीक नतीजों के लिए ये RM बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा। WADA यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी
ने 450 से ज्यादा पदार्थों पर रोक लगा रखी है। इन आरएम से उनका पता लगाने में मदद मिलती है। तो ये जो नया आरएम बना है, ये किस में मदद करेगा? ये खास आरएम उन एथलीटों को पकड़ने में मदद करेगा जिन्होंने मेथेनेडिनोन नाम का प्रतिबंधित स्टीरॉयड इस्तेमाल किया है, और ये एक निवारक मतलब डेटरेंट की तरह भी काम करेगा। और एनडीटीएल के बारे में कुछ बताएं? एनडीटीएल भारत की इकलौती WADA से मान्यता प्राप्त लैब है जो एथलीटों के डोप टेस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भारत को कई आरएम बाहर से मंगाने पड़ते थे। वो महंगे भी थे और आसानी से मिलते भी नहीं थे। अब खुद बनाने से लागत भी कम होगी और टेस्टिंग की सटीकता और स्पीड भी बढ़ेगी। ये खेलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या भारत ये रेफरेंस मटेरियल्स दूसरे देशों को भी दे सकता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो बन सकता है। भविष्य में भारत इन हाई क्वालिटी आरएम का एक्सपोर्टर भी बन सकता है, खासकर दक्षिण एशिया में। इससे रीजनल एंटी डोपिंग कैपेबिलिटीज को भी फायदा होगा। पर अभी फोकस आत्मनिर्भरता पर है। परीक्षा के लिए आरएम, मेटाबोलाइट, नाइपर, एनडीटीएल और वाडा, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये शब्दावली और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, खेल। चलिए अब मौसम की बात करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD मिशन मौसम के तहत जम्मू कश्मीर में 4 नए रडार लगा रहा है। ये मिशन मौसम क्या है? हाँ, मिशन मौसम ये 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था, और इसे IMD के साथ साथ NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी मिलकर चला रहे हैं। इसका मकसद क्या है? सीधा मकसद है मौसम और जलवायु सेवाओं को बेहतर बनाना। मतलब कृषि, आपदा प्रबंधन, रूरल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए ज्यादा सटीक और टाइम पर फोरकास्ट देना। तो इसके तहत क्या-क्या किया जाएगा? इसके तहत फोरकास्टिंग की क्षमता बढ़ाना, हाई रेजोल्यूशन मॉडल बनाना, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को मजबूत करना, अलग अलग सेक्टर्स के लिए एडवाइजरी जारी करना, ये सब शामिल है। ये मिशन क्यों जरूरी है इस वक्त? बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से लगातार जूझ रहा है। सटीक पूर्वानुमान से न सिर्फ फसल बच सकती है, बल्कि बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं का असर कम करने में भी ये बहुत निर्णायक हो सकता है। और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाके में रडार नेटवर्क बढ़ाना तो खासतौर पर महत्वपूर्ण है। क्या ये मिशन फोरकास्ट को और ज्यादा लोकल लेवल तक, जिसे ब्लॉक स्तर तक ले जाने में मदद करेगा? इसकी जरूरत तो महसूस होती है। बिल्कुल, इसका एक लक्ष्य फोरकास्ट को ज्यादा लोकलाइज्ड और सटीक बनाना ही है। हाई रेजोल्यूशन मॉडल और बेहतर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इसी दिशा में काम करेंगे। परीक्षा के लिए IMD मुख्यालय नई दिल्ली, NCMRWF, IITM और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भूमिकाएं समझना अहम है। GS पेपर 1 भूगोल क्लाइमेटोलॉजी, GS पेपर 3 पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक। ठीक है। अगली खबर युवाओं और आपदा प्रबंधन को जोड़ रही है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री ने कहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए M by भारत आपदा मित्रों को लगाया जाएगा। ये M by भारत आपदा मित्र कौन है? पहले M by भारत को समझना होगा। ये युवा मामले विभाग, जो खेल मंत्रालय के अधीन है, उसका एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अच्छा। इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 15 से 29 साल के युवाओं को विकसित भारत बनाने में योगदान देने के मौके देता है। और आपदा मित्र इसी का हिस्सा है। हाँ, आपदा मित्र इसी M by भारत के तहत एक खास पहल है। इसमें युवा वॉलंटियर्स को NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह की ट्रेनिंग? जैसे खोज और बचाव, फर्स्ट एड, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, इस तरह के स्किल्स। अब यही ट्रेंड युवा बाढ़ और लैंडस्लाइड से कटे हुए गांवों तक खाना, दवा और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद करेंगे। ये तो काफी अच्छी पहल लगती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आपदा प्रबंधन से जोड़ना। बिल्कुल, ये कम्युनिटी भागीदारी और युवा शक्ति को डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा मॉडल है। अक्सर होता यह है कि आपदा के तुरंत बाद सरकारी मदद पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे में ट्रेंड लोकल वॉलंटियर्स बहुत कारगर हो सकते हैं। क्या इस पहल का असर दिखा है जमीनी स्तर पर? क्या इन आपदा मित्रों ने पहले भी आपदाओं में कोई भूमिका निभाई है? हाँ, देश के कई हिस्सों में जहां ये कार्यक्रम लागू हुआ है, वहां डिजास्टर के समय इनकी भूमिका काफी अच्छी रही है, क्योंकि ये लोकल होते हैं, इलाके को जानते हैं, तो तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए NDMA की भूमिका और आपदा मित्र ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य हैं, ये जानना जरूरी है। और माय भारत प्लेटफॉर्म युवा सशक्तिकरण की एक बड़ी सरकारी योजना का हिस्सा है। GS पेपर 2
गवर्नेंस, सरकारी योजनाएं, युवा। जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन। और आज की चर्चा के आखिर में एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की रिपोर्ट है। ये कह रही है कि हिंदू कुश हिमालय HKH क्षेत्र अपनी विशाल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का सिर्फ 6.1% ही इस्तेमाल कर रहा है। ICIMOD ये एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। HKH क्षेत्र के लोगों के लिए काम करती है। 1983 में बनी थी, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। 8 देश हैं। इसका काम क्या है? इसका मिशन है नॉलेज बनाना और उसे शेयर करना, ताकि इस क्षेत्र के देश ग्रीन, ज्यादा समावेशी और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। ये एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रीजनल मंच भी है। और HKH क्षेत्र तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत ज्यादा। करीब 3,500 किलोमीटर में फैला है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ये 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का घर है और एशिया की 10 बड़ी नदियों का स्रोत भी है। तो रिपोर्ट कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल का सिर्फ 6% इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, सिर्फ 6.1%। ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी अनटैप्ड पोटेंशियल की ओर इशारा कर रही है। HKH क्षेत्र में सोलर, विंड और खासकर हाइड्रो पावर की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं। दुर्गम इलाका है, निवेश की कमी है, तकनीकी चुनौतियां हैं और सदस्य देशों के बीच सहयोग की भी कमी हो सकती है। जब हम तीसरा ध्रुव कहते हैं और इसके ग्लेशियर पिघलने की चिंता करते हैं, तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी का विकास इस चुनौती से निपटने में भी मदद कर सकता है? निश्चित तौर पर। रिन्यूएबल एनर्जी का विकास फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करेगा। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटेगा और क्लाइमेट चेंज की रफ्तार धीमी करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये संवेदनशील क्षेत्र में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जरिया भी बन सकता है। ICIMOD जैसे मंच इस दिशा में रीजनल कॉपरेशन बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। परीक्षा के लिए HKH का महत्व, तीसरा ध्रुव, बायोडाइवर्सिटी, नदी स्रोत, ICIMOD के सदस्य देश कौन हैं और इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, ये सब महत्वपूर्ण हैं। GS पेपर 3 पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, GS पेपर 1 भूगोल, GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये थे 7 सितंबर 2025 भाग 1 के कुछ अहम करंट अफेयर्स। हमने डेमोग्राफी के बदलते ट्रेंड से लेकर हेल्थ में AI, प्रोटीन की नई भूमिका, गिद्ध संरक्षण, इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स, एंटी डोपिंग प्रयास, मौसम मिशन, यूथ वॉलंटियरिंग और हिमालय में एनर्जी तक कई अलग-अलग आयामों को छुआ। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ दिखती है कि भारत कई कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना रहा है। मतलब तकनीक का इस्तेमाल, कम्युनिटी की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब का एक मिश्रण। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में खास तौर पर क्लाइमेट चेंज और डेमोग्राफिक बदलाव जैसी जो बड़ी चुनौतियां सामने हैं, उनके सामने ये मिला-जुला दृष्टिकोण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने में कितना कारगर साबित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी हमें सोचते रहना होगा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ये 7 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का पहला भाग था। आगे की जानकारी और विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।